हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कुछ बेसिक्स, टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट और कुछ इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का फोर्थ एक्ट है। ये एक्ट 17 फरवरी 1882 को इनेक्ट हुआ था और 1 जुलाई 1882 से इसका कमेंसमेंट हुआ था। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो प्रॉपर्टी वर्ड दिया है, प्रॉपर्टी जनरली दो तरह की होती है, एक टेंजिबल प्रॉपर्टी और दूसरी इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो परसीव होती है सेंसेस से, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। टेंजिबल प्रॉपर्टी को कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। और दूसरी होती है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट। टेंजिबल प्रॉपर्टी भी दो तरह की होती है, एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र दो तरह से होता है, एक होता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और दूसरा होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जिस ट्रांसफ़र की बात की गई है वो सिर्फ बाय एक्ट ऑफ पार्टीज से ही होता है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफ़र नहीं होता। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज से ट्रांसफ़र दो तरह से होता है, एक तो होता है इंटरव्यूज ट्रांसफ़र और दूसरा होता है टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज ट्रांसफ़र से ही डील करता है। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डील नहीं करता, इससे सक्सेशन एक्ट डील करता है। इंटरव्यूज ट्रांसफ़र का मतलब होता है ट्रांसफ़र बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। इंटरव्यूज ट्रांसफ़र में ट्रांसफ़र दो तरह से होता है, दो तरह की प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है, एक होता है मूवेबल प्रॉपर्टी का और दूसरी होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र बताया गया है। हालांकि इमूवेबल प्रॉपर्टी चैप्टर 2 सेक्शन 38 से 53A तक और चैप्टर 3 से चैप्टर 8 तक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र बताया गया है। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के कुछ सेक्शंस मूवेबल प्रॉपर्टी से भी डील करते हैं, जैसे कि चैप्टर 2 में सेक्शन 5 टू सेक्शन 37 और चैप्टर 7 में यानी कि गिफ्ट में सेक्शन 122 से 129 तक और चैप्टर 8 एक्शनेबल क्लेम सेक्शन 130 टू 137 तक। ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफ़र किन किन तरह से होता है ये भी बताया गया है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफ़र सेल से होता है जो चैप्टर 3 में दिया गया है, मॉर्गेज और चार्ज से होता है जो चैप्टर 4 में दिया गया है। ट्रांसफ़र लीज से भी हो सकता है, ये चैप्टर 5 में दिया गया है। ट्रांसफ़र एक्सचेंज से भी हो सकता है, ये चैप्टर 6 में दिया गया है। और ट्रांसफ़र गिफ्ट से भी होता है, ये चैप्टर 7 में दिया गया है। और एक्शनेबल क्लेम से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, एक्शनेबल क्लेम का भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के प्रीएम्बल ये बताता है वेरियस इट इज़ एक्सपेडाइंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज इट इज़ हैव बीन एक्टेड एज फॉलोज। इसका मतलब ये कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड कुछ सर्टन पार्ट्स को ही डिफाइन और अमेंड करता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एग्जॉस्टिव भी नहीं है और कंसोलिडेटेड भी नहीं है। इसका मतलब कि इसके अलग अलग जो एक्ट है वो प्रॉपर्टी से डील करते हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसके कुछ सेक्शंस मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी डील करते हैं। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है।
रजिस्ट्रेशन एक्ट जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये हो गया जिसमें बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा या फिर जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, ये इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में बताया गया है। सेक्शन 1 बताता है इसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल में इसका नाम होगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ऐसा बताया गया है। इसका कमेंसमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कमेंसमेंट 1 जुलाई 1882 से होगा। मतलब 1 जुलाई 1882 से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होगा। और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड करता है ये बताया गया है कि इन द फर्स्ट इंस्टांस ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होगा। लेकिन एक्सेप्ट में बताया गया है कि जो भी स्टेट 1 नवंबर 1956 से पार्ट बी स्टेट में जो कंप्राइज हो गए हैं और बॉम्बे, पंजाब और दिल्ली में ये लागू नहीं होगा। पर स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन से ये एक्ट को उन स्टेट में पार्टली और होलली क्या कर सकते हैं तो लागू कर सकते हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से एडमिनिस्टर्ड होता है रिट्रोस्पेक्टिवली और प्रॉस्पेक्टिवली, जो फॉलोइंग प्रोविजन दिए गए सेक्शन 2 का पैराग्राफ 2 और 3, सेक्शन 59, सेक्शन 107 एंड सेक्शन 123 को लागू कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉरगोइंग सेक्शन 1 के फॉरगोइंग सेक्शन में जो दिया गया है 54 का क्लॉज 2 और 3, सेक्शन 59, सेक्शन 107 एंड सेक्शन 123, ये लागू नहीं होगा। कहाँ पे? तो उन डिस्ट्रिक्ट में और उन ट्रैक्ट में जो कंट्री के किसी भी भाग में जहाँ पे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का ऑपरेशन नहीं होगा। मतलब जहाँ पे ऑपरेट नहीं होगा वहाँ पे एक्ट लागू नहीं होगा। अब हम देखेंगे सेक्शन 3, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कुछ डेफिनेशन दी गई है, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या शामिल होगा ये नहीं बताया गया, लेकिन क्या शामिल नहीं होगा ये बताया गया है। इसमें स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास ये इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 2 के क्लॉज 6 में बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड होगा, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, हेरिडेटरी अलाउंसेस, राइट टू वे, लाइट, फेरीज, फिशरीज और एनी अदर benefit arising out of the land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा। पर स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रॉस ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगा। ये इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 6 में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 सेक्शन 3 क्लॉज 26 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है। इसमें बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ, ये क्या है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा। अब इस एक्ट में जो मतलब डेफिनेशन में जो दिया गया है लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, इसका मतलब हम देखेंगे क्या होता है। तो लैंड इंक्लूड्स एनी डिटर्मिनेट पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस का जो पोर्शन है वो लैंड में इंक्लूड होगा। ऐसा कॉलम जो अर्थ सरफेस पे है वो इंक्लूड होगा, जो ग्राउंड है बीनीथ सरफेस वो इंक्लूड होगा, और ऑल ऑब्जेक्ट इधर ऑन और अंडर द सरफेस ऑफ लैंड इन देयर नेचुरल स्टेट, मतलब कि जो जिनके नेचुरल स्टेट में वो लैंड के ऊपर या सरफेस के नीचे जो है उनके नेचुरल स्टेट में वो इंक्लूड होगा, जैसे कि लेक्स हो गया, रिवर, पॉन्ड, ये सब। ऑल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बाय ह्यूमन एजेंसी इधर ऑन और अंडर द सरफेस ऑफ लैंड विद द इंटेंशन टू परमानेंट एनेक्सेशन, मतलब कि जो भी ह्यूमन ने बनाया गया है लैंड के ऊपर परमानेंट एनेक्सेशन के लिए, वो भी लैंड में इंक्लूड होगा, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, फेंसिंग, वॉल्स एक्सेट्रा, ये लैंड में इंक्लूड होगा। अब हम देखेंगे बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड का मतलब क्या होता है। बेनिफिट, ऐसे बेनिफिट जो लैंड से अराइज हो सकते हैं, मतलब राइट टू कलेक्ट लैंड लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, जैसे कि रेवेन्यू हो गया एग्रीकल्चरल लैंड से, राइट टू टेक आउट मिनरल्स फ्रॉम द लैंड, ये भी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड है। टू कलेक्ट फिश फ्रॉम लैंड,
डेप्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और रेंट, जो टेनेंट प्रॉपर्टी से रेंट मिलता है वो भी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड है। अब हम देखेंगे थिंग्स अटैच टू द अर्थ का मतलब क्या होता है। थिंग्स अटैच टू अर्थ में 3 बातें बताई गई है। एक तो रूटेड इन द अर्थ, दूसरा एम्बेडेड इन द अर्थ, और तीसरा परमानेंटली फैस्टन टू एनीथिंग विच इज एम्बेडेड इन द अर्थ। अब इन तीनों का मतलब हम एक एक करके समझेंगे क्या होता है। रूटेड इन द अर्थ का मतलब जो ट्रीज और श्रब्स है वो रूटेड है इन द अर्थ में, लेकिन ऐसे ट्रीज बट ऑल ट्रीज आर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओनली दोज ट्रीज विच आर यूज एज स्टैंडिंग टिम्बर विच आर कट फॉर यूज एज ए टिम्बर फॉल अंडर द मूवेबल प्रॉपर्टी। जनरली हम फ्रूट बियरिंग ट्रीज जो है, जो हमें फल दे सकती है, उन्हें हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में रखते हैं। मतलब जहाँ तक हमारा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ ट्रीज से फूड बियरिंग करना होगा तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। जैसे ही हम उस ट्री को एज ए टिम्बर यूज करेंगे वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। फ्रूट बियरिंग ट्री जो हो सकती है वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। अब हम समझेंगे एम्बेडेड इन द अर्थ का मतलब क्या होता है। एज इन द केस ऑफ वॉल और बिल्डिंग्स मीन्स दोज थिंग्स विच रेस्ट बाय देयर ओन वेट ऑन द अर्थ। ये क्या होता है, तो एम्बेडेड होती है, जैसे कि हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये होती है एम्बेडेड इन द अर्थ। और तीसरा है अटैच टू व्हाट इट इज सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज अटैच्ड। मतलब ऐसे कोई भी चीज़ जो कि परमानेंटली एम्बेडेड है अर्थ सरफेस में और उसको उसके परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए जो भी अटैच्ड है उसको हम इसमें रखते हैं। जैसे कि डोर्स हो गया, विंडोज़ हो गए, सीलिंग फैंस हो गए, ये क्या है तो परमानेंटली फैस्टन है जिसे अलग नहीं कर सकते। ये आता है परमानेंटली फैस्टन टू एनीथिंग इसमें, विच आर फैस्टन टू वॉल्स और सीलिंग ऑफ अ हाउस फॉर देयर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। हालांकि हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फिटिंग्स, फैंस एक्सेट्रा, ये फैस्टन तो है वॉल को, डोर को, लेकिन इसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह कंसीडर नहीं करते। ये परमानेंट नेचर की नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी यूज़ के लिए होती है, इसे हम कभी भी अलग कर सकते हैं। इसलिए हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फिटिंग्स, फैंस ये मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अब हम समझेंगे जो डेफिनेशन में दिया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास का मतलब क्या होता है। स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब ऐसी ट्रीज जो रूटेड तो है अर्थ में, लेकिन उनका यूज हम जनरली फॉर मेकिंग और रिपेयरिंग हाउस यूज़ के लिए, जो फर्नीचर वगैरह यूज़ के लिए होती है, इनके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ट्रीज हो गए शीशम, नीम, बबूल, सागवान एक्सेट्रा आर द ट्रीज फॉर यूज ऑफ द फर्नीचर मेकिंग और रिपेयरिंग हाउसेस। स्टैंडिंग टिम्बर कंसिडर एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम समझेंगे ग्रोइंग क्रॉप्स क्या होता है। ग्रोइंग क्रॉप्स को भी हम मूवेबल प्रॉपर्टी समझते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स में इंक्लूड होता है जैसे कि वेजिटेबल ग्रोथ्स, जैसे व्हीट हो गया, ग्राम, बार्ले, ये ग्रोइंग क्रॉप्स में आता है। और ग्रास although the grass is rooted in the earth it considered as a movable property, बट जो राइट है, ग्रास को कट करने का राइट है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। राइट इज अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द लैंड, दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। अब हम समझेंगे थिंग्स इंक्लूडेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन से थिंग्स है जो इंक्लूड हो सकते हैं। राइट टू फेरी, राइट टू वे, राइट टू कलेक्ट रेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, right to catch and carry away fish, hereditary offices, right to collect dues, right to collect lac from trees, right to redemption of mortgage property, reversion in property leased, the interest in the mortgage of immovable property और factory। ये क्या है तो immovable property में इंक्लूड होता है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड होता है ये भी देखेंगे। रॉयल्टी, डिक्री ऑफ सेल ऑफ immovable property, डिक्री ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट, राइट टू वर्शिप, machinery which is not permanently attached to the earth, right to recover maintenance allowances, standing timber, growing crops और grass है तो हमने पहले ही देखा ही, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होता है। अब हम देखेंगे दूसरी डेफिनेशन, इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है इंस्ट्रूमेंट
मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो नॉन टेस्टामेंट्री है। हमने पहले भी देखा है टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील नहीं करता, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से सक्सेशन एक्ट डील करता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अब हम देखेंगे अटेस्टेड का मतलब क्या है। इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट, अभी बताया मैंने, इंस्ट्रूमेंट का मतलब नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। या ऐसा समझाएगा हमेशा 2 और 2 लोगों से ज़्यादा विटनेस होने चाहिए इंस्ट्रूमेंट को अटेस्ट करने के लिए। अब हम समझेंगे इसके जो मूल क्या है अटेस्टेशन का। ये हमेशा जो विटनेस है उन्होंने सीन करना चाहिए एग्जीक्यूटेंट को, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, उनके साइन और अफिक्स को, उन्होंने जो मार्क अफिक्स किया है उनको विटनेस ने देखना चाहिए। फिर जो एग्जीक्यूटेंट है उन्होंने किसी को डायरेक्शन दी गई है इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि ऑथराइज्ड पर्सन, उसे देखना चाहिए। या फिर उनको विटनेसेस को रिसीव होना चाहिए एक पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर एग्जीक्यूटेंट की तरफ से, तब माना जाएगा कि उन्होंने देखा है या फिर उनको पर्सनल एक्नॉलेजमेंट मिला है कि उन्होंने जो ट्रांसफ़र है उसको एग्जीक्यूट किया है। एंड अब आगे, ईच ऑफ whom साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। जो एग्जीक्यूटेंट है जिन्होंने ट्रांसफ़र को एग्जीक्यूट किया है उनके सामने विटनेसेस ने क्या करना चाहिए, तो अपने साइन करना चाहिए। बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट मोर देन वन ऑफ सच विटनेस शैल हैव बीन प्रेजेंट एट द टाइम। इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्म भी नहीं दिया गया है कि किस तरह अटेस्टेशन होना चाहिए। कुमार हरिश्चंद्र वर्सेस बंशीधर मोहंते, इस केस में सुप्रीम कोर्ट में कुछ इसेंशियल कंडीशन बताया है वैलिड अटेस्टेशन कैसे होगा। पहला बताया गया है 2 और मोर विटनेसेस मस्ट, मतलब कि 2 और 2 से ज़्यादा विटनेसेस होना चाहिए जो कि सीन करेंगे एग्जीक्यूटेंट को साइन करते हुए देखेंगे, और उनको एक पर्सनल एक्नॉलेजमेंट मिलना ये मस्ट है। और दूसरा बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटेंट ने साइन किया है उनके सामने ही, उनके प्रेजेंस में ही विटनेसेस ने साइन करना चाहिए, तभी क्या वो अटेस्टेशन जो ट्रांसफर है वैलिड माना जाएगा। अब हम समझेंगे एनिमो अटेस्टेंडिंग का मतलब क्या है। एनिमो अटेस्टेंडिंग में इसका मतलब होता है द अटेस्टिंग विटनेस हैज पुट हिज सिग्नेचर फॉर द पर्पज ऑफ सर्टिफाइंग दैट ही सॉ द एग्जीक्यूटेंट साइन द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब जो विटनेस है उन्होंने वो अपना साइन पुट करेंगे, सिग्नेचर पुट करेंगे फॉर द सर्टिफाइंग दैट ही सॉ द एग्जीक्यूटेंट साइन द डॉक्यूमेंट। टीपी एक्ट में कोई भी प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं दिया गया है अटेस्टेशन को लेकर। अब हम समझेंगे इनवैलिड अटेस्टेशन का इफेक्ट क्या होता है। इट कैनॉट बी इन्फोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ। जो इनवैलिड अटेस्टेशन होगा वो इन्फोर्स नहीं किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। इनवैलिड अटेस्टेंस मेक्स द डॉक्यूमेंट इनवैलिड। अब हम समझेंगे रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मीन्स रजिस्टर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड अंडर द लॉज फॉर द टाइम इन फोर्स, जो रेगुलेट करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स से, जैसे कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इसमें क्या होना चाहिए, जो उस टाइम जो इन्फोर्स है फॉर द रेगुलेटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, उसमें क्या होना चाहिए, तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है अटैच टू द अर्थ। अटैच टू द अर्थ हमने पहले भी देखा है क्या होता है, रूटेड इन द अर्थ, एम्बेडेड इन द अर्थ, और अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। ये आप पीछे जाकर देख लेना एक बार। नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब होता है अ क्लेम टू एनी डेप्ट, ऐसा डेप्ट जिसका क्लेम है, और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज नॉट इन द पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट, या फिर ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो क्लेम कर रहा है उसके पोजीशन में नहीं है। ये वो पोजीशन इधर एक्चुअल भी हो सकता है या फिर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। और इसमें क्या एक्शनेबल क्लेम में क्या शामिल नहीं होगा, जो डेप्ट है सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथेकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये एक्शनेबल क्लेम में इंक्लूड नहीं होगा। वेदर सच
अब हमने देखा है जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी में, जो कि क्लेमेंट के पोजीशन में नहीं है, वो डेब्ट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, एक्रूइंग भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है और कॉन्टेजेंट भी हो सकता है। अब हम समझेंगे नोटिस। नोटिस का मतलब क्या है? नोटिस दो तरह की होती है, एक तो एक्चुअल नोटिस होती है, दूसरी होती है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। नोटिस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज ऑफ फैक्ट। हम कब समझेंगे कि उस एक व्यक्ति को किसी चीज़ की नोटिस हुई है? जब वो एक्चुअल में जानता है कि वो फैक्ट को, इसको हम कहते हैं एक्चुअल नोटिस। दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जिसको जो जानना चाहिए था लेकिन वो किसी ना किसी चीज़ से भाग रहा है या फिर जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसकी ड्यूटी है जानने की, फिर भी वो नहीं जानना चाहता, तो ऐसा समझा जाएगा कि उसको उस फैक्ट की कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। नोटिस, a person is said to have notice of fact when he actually knows that fact. It called as actual notice. But for willful abstention from an inquiry or search which he ought to have made, जिसकी कि वो ड्यूटी है लेकिन उससे वो भाग रहा है, विलफुल अब्सटेन कर रहा है फ्रॉम इंक्वायरी और सर्च से, या फिर ग्रॉस नेग्लिजेंस कर रहा है जिसे वो जानना चाहिए था, तो इसको समझा जाएगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस। उस व्यक्ति को उस फैक्ट की कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।